हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विथ मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 71 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित अर्थव्यवस्था और सरकारी योजनाओं के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, बहुपक्षीय विकास बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत के शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं में निवेश किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका एशियाई विकास बैंक में सबसे बड़े शेयर धारकों में से एक है। हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने दक्षिण भारत के शहर चेन्नई में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार का समर्थन करने हेतु भारत सरकार को 35.667 डॉलर मिलियन की सहायता दी है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। सेकंड वाले कथन की अगर हम बात करें तो देखिए, एडीबी के यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के 5 सबसे बड़े शेयर धारकों में जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो शेयर है इसमें वो है 15.6% का। इसके बाद चाइना का आ जाता है। चाइना का इसमें जो शेयर है 6.4% का है। इसके बाद आपका भारत आ जाता है, यानी इंडिया का इसमें जो शेयर है वो 6.3% का है। फिर इसका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो शेयर है इसमें वो है 5.8% का। यानी आप यहां पर देखेंगे कि जापान और यूएसए का सर्वाधिक है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका एशियाई विकास बैंक में सबसे बड़े शेयर धारकों में से एक है। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है पहले का सी, यानी 1 और 2 दोनों। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 के प्रावधान हैं। किसानों से उनकी उपज की बिक्री के लिए कोई उपकर या लगान नहीं लिया जाएगा और उनको परिवहन लागत वहन नहीं करनी होगी। अधिनियम राज्यों के बीच तथा राज्य के भीतर निर्बाध व्यापार और वाणिज्य की अनुमति देता है। तो आपको बताना है इन कथनों में से कौन सा सही है। आपका पहला वाला कथन सही है। किसानों से उनके उत्पादों की बिक्री के लिए कोई उपकर या लगान नहीं लिया जाएगा और उनको परिवहन लागत वहन नहीं करनी होगी। यहां पर आपका सेकंड वाला ये भी सही है। यह राज्य कृषि उत्पादन विपणन अधिनियमों के तहत अधिसूचित बाजारों के भौतिक परिसर के बाहर अवरोध मुक्त अंतरराज्यीय और राज्यांतरिक व्यापार तथा वाणिज्य को भी बढ़ावा देगा। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। तो आपका सही आंसर है सेकंड का सी, यानी 1 और 2 दोनों। तीसरा प्रश्न है आपका, आईबीएसए संवाद मंच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। आईबीएसए की स्थापना वर्ष 2003 में ब्राजीलिया घोषणा द्वारा की गई थी। आईबीएसए ब्रिक्स समूह के तहत कार्य करता है। ठीक है, आईबीएसए की फुल फॉर्म जान लीजिए। आई से इंडिया, बी से आपका ब्राजील हो जाएगा और यहां पर आगे ऐसे का मतलब है साउथ अफ्रीका। तो यहां पर ये 3 देशों से बना है। तो आईबीएसए भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से मिलकर बना है, एक त्रिपक्षीय समूह है। आईबीएसए का गठन 2003 में ब्राजीलिया घोषणा पर हस्ताक्षर करने के बाद किया गया था। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। देखिए, अगर ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स की जो स्थापना हुई है, यानी कि जो ब्रिक्स 5 देशों का जो समूह है ब्रिक्स, इसकी स्थापना सन 2006 में हुई है। जबकि इसकी कितने में हुई है? सन 2003 में हुई है। तो यहां पर सेकंड वाला गलत हो जाएगा, यानी आईबीएसए ब्रिक्स समूह के अंतर्गत कार्य नहीं करता है। तो आपका पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है तीसरे का ए, केवल 1। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। वर्ष 2018-19 में भारत विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक है। भारत में 50% से अधिक मत्स्य उत्पादन अंतर्देशीय क्षेत्र से होता है। देखिए, भारत में मत्स्य पालन एक तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है जो 14.5 मिलियन से अधिक लोगों को आय और रोजगार प्रदान करने के अलावा देश की एक बड़ी आबादी को पोषण एवं खाद्य सुरक्षा भी प्रदान करता है। वर्ष 2018-19 में 13.7 मिलियन मीट्रिक टन के कुल उत्पादन के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। यानी कि भारत जो है ये सेकंड पायदान पर है, पहले पायदान पर नहीं है। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। देखिए, भारत के कुल उत्पादन में से 65% यानी 65% जो है ये अंतर्देशीय क्षेत्र से होता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का बी वाला, यानी केवल सेकंड।
5वां प्रश्न है आपका, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है, यह आपको बताना है। पहला है, यह एक राज्य के स्वामित्व वाली एजेंसी है जो मत्स्य उत्पादन और संबद्ध गतिविधियों में लगी हुई है। अगला है, यह केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला है, इसका कार्य समुद्री भोजन के निर्यात और आयात को बढ़ाना है। देखिए, आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण राज्य के स्वामित्व वाली एक नोडल एजेंसी है जो मत्स्य उत्पादन और संबद्ध गतिविधियों से जुड़ी हुई है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला जो कथन है यह भी सही है। देखिए, इसकी स्थापना वर्ष 1972 में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी और यह केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है। थर्ड वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है जो है, इसकी भूमिका समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाना है, जिसमें सभी प्रकार की मछलियों के मानकों को निर्दिष्ट करना, विपणन, प्रसंस्करण, विस्तार और विभिन्न पहलुओं का प्रशिक्षण शामिल है। तो यहां पर समुद्री भोजन के निर्यात और आयात को बढ़ाना नहीं है यहां पर, बल्कि यहां पर इसकी भूमिका इससे भी ज्यादा है। यानी यहां पर आयात की नहीं है, इसमें केवल निर्यात की भूमिका है। ठीक है, तो यहां पर आपका थर्ड वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। केवल एक और दो कथन यहां पर सही है। तो आपका सही आंसर है 5वें का सी, यानी एक और दो दोनों, केवल एक और दो दोनों। छठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब है, ये आपको बताना है। कोचीन बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह। भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब कोचीन बंदरगाह पर है। तो आपका सही आंसर है 6वें का ए। ट्रांसशिपमेंट हब कोचीन बंदरगाह पर स्थित वह टर्मिनल है जो अस्थायी रूप से कंटेनरों का प्रबंध एवं संग्रहण करता है और इन्हें आगे के गंतव्य के लिए अन्य जहाजों में स्थानांतरित करता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 6 का ए वाला। 7वां प्रश्न है आपका, भारत में कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है, यह आपको बताना है। पहला है, भारत में प्रत्येक 5 वर्ष पर इसका आयोजन किया जाता है। कृषि जनगणना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में आयोजित की जाती है, जिसके अंतर्गत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। देखिए, आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। भारत में हर 5 वर्षों में कृषि जनगणना की जाती है और यह विभिन्न आकार, वर्गों और सामाजिक समूहों द्वारा परिचालन जोतों की संरचना पर आंकड़ों के संग्रह के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा किया गया सबसे बड़ा देशव्यापी सांख्यिकी संचालन है। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है। कृषि जनगणना एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में की जाती है, जिसके तहत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका एक और दो दोनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है यहां पर 7वें का सी, यानी एक और दो दोनों। 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। लक्ष्य कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रसूति गृह और प्रसूति शल्य चिकित्सा कक्ष में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान यानी PMSMA गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए एक सशर्त नगद हस्तांतरण योजना है। देखिए, लक्ष्य जो है, लक्ष्य की फुल फॉर्म है लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रसूति गृह और प्रसूति शल्य चिकित्सा कक्षों में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना है। तो आपका पहला वाला कथन सही है। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की। तो यह चिकित्सा अधिकारियों की मदद से हर महीने की 9 तारीख को एनीमिया के मामलों का पता लगाने और उनका इलाज करने के लिए विशेष प्रसव पूर्व जांच आयोजित करने के लिए शुरू किया गया है। यानी जो आपका प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, इसमें क्या है, इसमें जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं तो उनकी हर महीने की 9 तारीख को प्रसव पूर्व जांच की जाएगी कि कहीं उनमें एनीमिया के लक्षण तो नहीं है। यानी एनीमिया रक्त की कमी से संबंधित रोग है। एनीमिया में क्या होता है कि शरीर में जो है खून की कमी हो जाती है। तो ये जांच करने के लिए हर महीने की 9 तारीख को जांच केंद्र लगाया जाएगा। अब देखिए, यहां पर कोई नगद हस्तांतरण की यहां पर योजना नहीं है। नगद हस्तांतरण की योजना जो है वो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में है और इसको वर्ष 2017 में शुरू किया गया था, जो महिला और बाल विकास
मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। यह पहले जीवित बच्चे के जन्म के लिए 19 वर्ष या उससे अधिक उम्र की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए एक सशर्त नगद हस्तांतरण योजना है। यानी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में एक सशर्त नगद हस्तांतरण किया जाता है, न कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना में। तो आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। केवल पहला वाला कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 8वें का ए, केवल एक। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। 70% से अधिक हथकरघा बुनकर एवं संबद्ध श्रमिक महिलाएं हैं। भारत में वस्त्र एवं हथकरघा क्षेत्र कृषि के बाद लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। देखिए, आपका पहला वाला जो कथन है, यह कथन आपका सही है। यह देश में आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और 70% से अधिक श्रमिक महिलाएं हथकरघा बुनकर क्षेत्र से संबद्ध हैं, जो महिला सशक्तिकरण को इंगित करता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है। भारत में वस्त्र और हथकरघा क्षेत्र जो है कृषि के बाद लोगों के रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है। देखिए, हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 9वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 10वां प्रश्न है आपका, महिला समृद्धि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह योजना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अधीन क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई एवं संबंधित कार्यों में प्रशिक्षित करती है। देखिए, आपका पहला वाला कथन यहां पर सही नहीं है। महिला समृद्धि योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। यानी ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन कार्यान्वित नहीं की जा रही है। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई एवं संबंधित कार्यों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये सही है। इसके अंतर्गत प्रशिक्षण अवधि अधिकतम 6 माह की होती है, जहां उन्हें 1000 रुपये प्रति प्रशिक्षु प्रदान किया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 10वें का बी, केवल सेकंड। एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह विश्व का सबसे बड़ा रोग निगरानी कार्यक्रम है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री इसका नोडल मंत्रालय है। देखिए, आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम का अगली पीढ़ी का अत्यधिक परिष्कृत संस्करण है और यह विश्व का सबसे बड़ा ऑनलाइन रोग निगरानी मंच है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है। इसे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है। यानी ये इसका नोडल मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जो है तो इसका नोडल मंत्रालय है। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका 11 का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 12वां प्रश्न है आपका, रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 का मसौदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। इसका उद्देश्य एरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को मिलाकर वर्ष 2025 तक 10 लाख करोड़ का कारोबार करना है। पूरी रक्षा खरीद में घरेलू खरीद के हिस्से को 60% तक पहुंचाना है। स्टार्टअप और निर्यात प्रोत्साहन का सहयोग करने पर यह केंद्रित है। देखिए, आपका पहला वाला कथन यहां पर सही नहीं है। इसका उद्देश्य एरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को मिलाकर वर्ष 2025 तक 10 लाख करोड़ नहीं, बल्कि यहां पर $5 बिलियन यानी 5 लाख करोड़ का कारोबार करना है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला जो कथन है यहां पर यह भी सही नहीं है। कुल रक्षा खरीद में घरेलू खरीद का हिस्सा लगभग 60% है। यानी पूरी रक्षा खरीद में घरेलू खरीद का हिस्सा 60% तक पहुंचाना है, ये गलत है। नहीं, ये तो ऑलरेडी 60% है ही है। ठीक है, तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। थर्ड वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। देखिए, यहां पर इसको स्टार्टअप और निर्यात प्रोत्साहन का सहयोग करने पर केंद्रित है। यानी ये जो है स्टार्टअप और निर्यात प्रोत्साहन का सहयोग करने पर यह केंद्रित है। तो आपका थर्ड वाला कथन यहां पर सही है। यहां पर आपका 1 और 2 कथन गलत है। तो आपका सही आंसर है 12 का बी, केवल 1 और 2 कथन सही नहीं है।
13वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं ये आपको बताने हैं। पहला है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDEA गरीब देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने पर लक्षित है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IVRD मध्यम आय वर्ग एवं क्रेडिट योग्य निम्न आय वाले देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो यहां पर आपको बताना है, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ गरीब देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। देखिए, इसमें बताया गया कि बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने पर लक्षित है। तो आपका सेकंड वाला ये भी सही है। थर्ड वाला जो कथन है ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक मध्यम आय वर्ग एवं क्रेडिट योग्य निम्न आय वाले देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो यहां पर आपका 1, 2, 3 तीनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 13 का डी वाला, 1, 2 और 14वां प्रश्न है आपका, घरेलू कामगार अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह अभिसमय विश्व व्यापार संगठन के तत्वाधान में विकसित किया गया है। भारत इस अभिसमय का हस्ताक्षर करता है। इस अभिसमय का उद्देश्य घरेलू श्रमिकों के लिए मानक स्थापित करना है। देखिए, आपका पहला वाला कथन सही नहीं है। इस अभिसमय का जो तत्वाधान है वो विश्व व्यापार संगठन नहीं करता है, बल्कि यहां पर ILO करता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन करता है। यानी यह अभिसमय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के तत्वाधान में विकसित किया गया है। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। भारत इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 189वें सम्मेलन का एक हस्ताक्षर करता है, जिसे घरेलू कामगारों के सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये बिल्कुल सही है। थर्ड वाला कथन यहां पर यह भी सही है। घरेलू कामगार सम्मेलन घरेलू श्रमिकों के लिए श्रम मानकों की स्थापना करने वाला सम्मेलन है। यानी ये ILO का 189वां सम्मेलन था, जो कि घरेलू कामगारों को लेकर था। ठीक है, तो यहां पर आपका सेकंड और थर्ड दोनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है 14 का C, केवल 2 और 3। 15वां प्रश्न है आपका, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। इसका क्रियान्वयन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। हाल ही में इसे अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस पैसा पोर्टल के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया। देखिए, इस मिशन की शुरुआत जो है वर्ष 2014 में की गई है और इसका कार्यान्वयन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है। इसमें केंद्र और राज्यों के मध्य 75:25 के अनुपात में कोष का बंटवारा किया जाता है। वहीं जो आपके पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनके लिए 90:10 का प्रावधान रखा गया है। तीसरा वाला जो कथन है यहां पर यह भी सही है। हाल ही में इसे अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस पैसा पोर्टल के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। तो यहां पर आपका थर्ड वाला कथन है यह भी सही है। यहां पर आपका 1, 2, 3 तीनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 15 का डी, यानी 1, 2 और 3। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।